हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए वैम्पायर की हंट पर चलते हैं। पर यहाँ पर खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, उसी में तो सबसे ज्यादा मजा है। तो जो ये हमारे वैम्पायर का हंट है, इस स्टोरी में हमारा एमसी, सॉरी ये नहीं, हमारा एमसी ये हमारे साथ रहेगा। और ये तो हमारी स्टोरी का गोजो है। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। अरे रुको, इसको शुरू करने से पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जाकर लाइक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आखिर वीडियो कैसी लगी। हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। और स्टोरी की शुरुआत में हमें एक चांदनी रात दिखाई जाती है और एक बड़े से सुनसान हाईवे के ऊपर बस एक कार चल रही थी। और स्टोरी आगे बढ़ती है और नरेटर हमें बताता है कि इस अंधकार भरी रात के अंदर इसे चीरते हुए एक रोशनी आगे की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर बुराई अपनी आंखें खोलकर बैठी हुई हो। हमें आग तापते हुए दो लोगों को दिखाते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक नई तरीके का इलीगल ड्रग लेकर आए हो। वो कहता है कि हाँ, वो इंसान जिसने स्मगलिंग की रिक्वेस्ट करी थी उसने पैसे के बजाय ये मुझे दे दिया। और वहीं बैठा हुआ उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो इशारा करता है और उन लोगों को एक बैग जैसे लिए हुए लंबे बालों वाला एक आदमी दिखता है जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। और वो कहता है कि जितने लोगों को शेड्यूल किया था उससे ज्यादा गेस्ट यहाँ पर अराइव हुए हैं, इसलिए वो उस आदमी को रोकते हुए कहते हैं कि रुकिए, आपको पता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, जल्दी से मुझे अपना इनविटेशन लेटर दिखाओ। पर तभी वो अपने पास एक गन निकालता है और वो कहता है कि ये, और तभी बैम की एक आवाज आती है और वो उस आदमी का सिर फोड़ देता है और जो उस आदमी के खून के छींटे होते हैं उसके साथी के ऊपर गिरते हैं। और वो कहता है कि क्यों, और इस स्टोरी का गोजो जो कि कहता है क्यों कि ये नहीं था जो कि इसे चाहिए था। फिर हमें अंदर एक लड़की को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर म्यूजिक बजा रही थी। अंदर बस कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि एक मीटिंग कर रहे थे। और वहीं पर हम एक लाल आंखों वाले इंसान को दिखाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और ये एक वैम्पायर है। और उसे ये बोरिंग म्यूजिक सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गई थी। और वो कहता है कि तुम पूरी तरह से इस वाइफ को यहाँ पर मार रही हो। और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो वहाँ पर लाशों के अंदर से खून चूस रहे थे। और वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक अच्छी सी बीट हो। नरेटर आगे कहता है कि इनके लिए इंसान कुछ भी नहीं है, उस चीज से कुछ भी नहीं। और हमें साइड में एक लाश का ढेर दिखाया जाता है और वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये चीज सच में इतनी ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हारे पास कोई ब्लास्टिंग एक्साइटिंग सा म्यूजिक हो। और नरेटर आगे कहता है कि इंसान इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, एक शिकार से तो ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो वैम्पायर आगे बढ़कर उस लड़की के सामने आ जाता है और इस वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी थी। जहाँ पर वो उससे आगे कहता है और अगर ये सब भी तुम्हारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, इसका मतलब मेरे पास कोई और रीजन नहीं है यहाँ पर मेरी हंगर को जरा सा भी होल्ड बैक करने का। मैंने सही कहा ना। और ये कहते हुए उसकी डरावनी आंखें और बड़े बड़े दांत सच में काफी डरावने और भयानक से लग रहे थे। और नरेटर आगे कहता है या फिर मुझे एक खिलौना कहना चाहिए। पर तभी पीछे से एक थपाकी आवाज आती है और दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। उस वैम्पायर की नजर पीछे की तरफ जाती है और उसका बॉडीगार्ड हवा में उड़ते हुए आकर उनके चेयर के पास आकर गिरता है। और नरेटर आगे कहता है पर इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनसे वैम्पायर डरते हैं। और ये सब देखने के बाद वो सभी वैम्पायर काफी गुस्से में अपनी लाल आंखों के साथ खड़े हो जाते हैं। और स्टोरी का गोजो जिसका असल नाम सिल्वेस्टर है, पर इसे हम लोग सिल्वी बोलेंगे। सिल्वी अपना बड़ा सा ब्रीफ केस उन लोगों के सामने रखे हुए कहता है अपने फैक्स के साथ तुम लोगों ने अच्छे मजे किए और हम लोग इसे एक वैम्पायर हंटर कहते हैं। वैम्पायर काफी गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम यहाँ पे इन्विटेशन के साथ आए हो। पर अगले ही पल एक गोली से उसका सिर यहाँ पर फट जाता है। ये देखकर बाकी सभी वैम्पायर्स डर गए थे। और सिल्वी कहता है कि गुड ग्रीफ, इस चीज ने तो सच में मुझे काफी ज्यादा उदास कर दिया। मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा डेस्परेट हो कि तुम अपने पेरेंट जो कि वो क्लैन के ट्रैक्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हो। पर क्या सच में इस तरीके का सीरियस क्लैन इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि वो यहाँ पर एक थर्ड ग्रेड मॉबस्टर के साथ प्लॉट कर रहे हैं। सोचो वो मरा हुआ जो क्यों क्या कहता अगर वो यहाँ पर इस तरीके की पैथेटिक से सीन को देखता। क्यों तुम्हें नहीं लगता कि वो रो रो कर यहाँ पर आंसुओं से बाल्टी भर देता। पर वो लड़का जो कि काफी गुस्से में उसकी तरफ ही देख रहा था वो कहता है कि वो तुम हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज और वो बोलता है कि लंबे बालों वाला प्रीस्ट जो कि वेटिकन से आया है, द ट्रू एंसेस्टर हंटर सिल्वेस्टर। और वो अपने साथियों को इशारा करते हुए कहता है कि आज की रात मैं तुम्हारे खून से पूरी तरह से रंग दूंगा। सिल्वी कहता है कि गेस्ट के लिए जो तुम्हारी हॉस्टिलिटी है सच में वो काफी ज्यादा बेकार है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और वो सभी वैम्पायर्स जो कि हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर चुके थे। सिल्वी आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ये सब इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स नहीं है। और बताया जाता है कि सबसे शुरुआत में जब भगवान ने एडम को सॉइल के लिए बनाया था और फिर एडम की हड्डियों से ईव को बनाया और डेथ एक होली सेरेमनी है
है जिससे एडन के अंदर वापस जाया जा सकता है। और कहा जाता है कि राख के बदले राख, धूल के बदले धूल। और इसी तरीके से सिल्वी अपनी तलवार के साथ उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर कर एक ही बार में उन सभी को खत्म कर देता है। और ये भी देखने में उन वैम्पायर से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा। और वो उस लड़के को देखते हुए कहता है, लगता नहीं है कि मुझे तुमसे कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, पर ये एक छोटा सा फैक्ट है कि तुम्हें ऐसा सच में लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। इसका मतलब तो यही है कि सभी हाफ ब्रीड्स में से तुम सबसे ज्यादा यूजलेस हो। ये सुनकर वो वैम्पायर काफी गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। पर सिल्वी अपनी बंदूक को घुमाता है और जल्दी से उसके ऊपर कई सारे शॉट्स देता है, पर वो वैम्पायर हर एक शॉट से बचकर अपने हाथ को बड़ा सा कर लेता है और सिल्वी के ऊपर हमला करता है, जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा यानी तुम्हें सच में पता है कि आखिर ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। जिसके बाद वो अपने दूसरे बड़े से पंजे से सिल्वी के ऊपर हमला करता है, पर सिल्वी अपनी बंदूक से उसके ऊपर जब शॉट देता है तो इस बार उसका निशाना बिल्कुल नहीं चूकता और इस बार वो उसके हाथ को पूते से ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद गोल घूमकर उस वैम्पायर के पेट पर एक जोरदार लात देता है और ये लात बहुत जोरदार थी कि वो सरकते हुए जाकर दीवार से टकराता है और दीवार में भी एक छेद हो जाता है। पूरा स्टेज एक लात से उसने खराब कर दिया था। पर पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है, अरे यार अपने आप को कंट्रोल तो करो। और एक स्कार वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि जितने वैम्पायर्स थे उनके अंदर से खून को कलेक्ट कर रहा था। और वो सिल्वेस्टर से कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो उनके अंदर से जो खून हम लोग कलेक्ट करेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। और ये भी एक वैम्पायर हंटर है, जोंग जुन। वो पूछता है कि आखिर डियोक योंग कहाँ पर है। वो आदमी उसे बताता है कि मैं साथ यहाँ पर सब डूइंग कर रहा हूँ। इस सब के अलावा क्या ये चीज सच है कि जो जोक्यो क्लैन है वो सांगडोंग क्लैन के साथ कनेक्टेड है। और आखिर कौन सोच सकता है कि ऐसी जगह पर भी उनका कोई हार्ड आउट हो सकता है, क्योंकि ये एक स्वयं स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा इंप्रेसिव जगह है। पर सिल्वेस्टर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से वो काम करो जो कि तुम यहाँ पर कर रहे हो। और वही वो वैम्पायर फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा कर हिम्मत करता है और यहाँ पर उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। और जो कहता है लगता है कि वो उठ चुका है। और जब सिल्वेस्टर पीछे देखता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी, इसलिए वो अपनी बंदूक को लेकर उसकी तरफ पॉइंट करता, पर तभी वो भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद सिल्वेस्टर उसके ऊपर निशाना लगाता है और 5-6 बुलेट्स के साथ उसके शरीर को छलनी छलनी कर देता है। पर इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी वो वैम्पायर बहुत ज्यादा हिम्मत करता है और वहाँ से जैसे तैसे कर उन लोगों के ऊपर से जंप कर निकल जाता है। और बाहर जहाँ पे पूरे में शांति थी, अगले पर एक धमाका होता है क्योंकि वो गेट तोड़कर बाहर आ गया था। और ये देख सिल्वेस्टर उसके ऊपर और भी ज्यादा गोलियां चलाता है जिससे वो उसे रोक सके। पर वो वैम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर था कि वो बहुत ज्यादा हिम्मत करता है और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और जुंग ये देखकर कहता है कि वाह, वो तो काफी तेजी से भाग कर निकल गया। पर वो कंफ्यूजन के साथ जोंग से कहता है कि तुम तो यहाँ पर क्लीनअप को हैंडल करने वाले थे ना। वो कहता है कि अगर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि जितना तुमने उसको घायल कर दिया है वो वैसे भी जल्दी ही मारा जाएगा। पर सिल्वी उसे वार्न करते हुए बोलता है कि अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरीके की बकवास सुन ली तो तुम देख लेना, वो तुम रहोगी अगला जो मेरे हाथों से मरेगा। वो कहता है कि अरे यार, जो तुम्हारा मजाक है वो कुछ जरूरत से ज्यादा वायलेंट नहीं लगता। पर वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूँ। तो वो घबराया हुआ सा बोलता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जिससे मैं जल्दी से पूरी चीजें साफ कर सकूं, तुम सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और सिल्वी परेशान हो रहा था कि अब चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और साथ ही वो सोचता है कि पहले ही वो अपने फेरल प्रोडक्शन का रीजन खो चुका है जो कि अभी अंडरवे चल रहा था। असल में फेरल एक अवेकनिंग फॉर्म है जो कि एक लीनिज वैम्पायर के अंदर होती है। इसका मतलब आज रात कोई ऐसा होने वाला है जो कि मूनलाइट के लिए सेक्रीफाइस बनेगा। और दूसरी तरफ हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारी पुलिस की कार कई सारे लड़कों का पीछा कर रही थी जो कि बाइक पर सवार थे। वो चिल्लाकर सभी बाइकर्स को यहाँ पर रोकने के बारे में कह रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ पर अपनी स्पीड को कम करो। पर वो लड़की अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि आकर हमें मारने की कोशिश कर देख लो। और उन सभी से सबसे आगे जिसकी गाड़ी चल रही थी असल में वही हमारा एमसी है। फिर हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ पर सभी के चेहरे लगभग छुपे हुए थे और नरेटर कहता है, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर पर्टिकुलरली देखा जाए तो किसी चीज की कोई भी चिंता नहीं, एक ऐसा घर जिससे आंगन जुड़ा हुआ हो, एक ऐसे पिता जिसका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, और एक माँ जो कि काफी अच्छी हाउसवाइफ हो, और एक बड़ा भाई जो कि एक मॉडल स्टूडेंट हो। यहाँ तक उस परिवार में जो गोल्डन रिट्रीवर है उसका नाम भी जॉनसन ऑफ द आर्क हो, और उनमें सबसे छोटा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ पुलिस से बचकर भाग रही थी। और इस परिवार का सबसे छोटा लड़का वो बताता है कि उनके कंपैरिजन में मैं देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे चिंता करने की जरूरत हो, क्योंकि जो मेरे ग्रेड्स है वो भी एवरेज है। शायद इसी वजह से ही मैं हमेशा से ही मेरी इस डेली की आम जिंदगी से निकलना चाहता था, भागना चाहता था। और वो लड़की चिल्लाते हुए अपने साथी से कहती है कि हनी, ऐसा लगता है कि वो लोग हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो आखिर हम लोग उनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे। हे, मुझसे ये मत कहना कि हम लोग उनसे भाग नहीं पाएंगे। आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। वैसे ही मैंने उनको कई सारी गालियाँ दी है और यहाँ तक अपनी
अपनी मिडिल फिंगर तक दिखा दी और भी कई सारी चीजें। और ये सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाते हुए कहता है क्या सच में? और इस सब के बीच में ही फंसा हुआ हमारा हीरो, उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से एक्सेलरेटर को खींचता है और जल्दी से जंप कराते हुए साइड में आ जाता है। ये देखने के बाद वो लाल बालों वाला लड़का उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे सी जियोन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? पर वो तो जल्दी से अपनी गाड़ी को और भी ज्यादा कोने में ले जाता है और वहाँ से रोड से नीचे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो लोग ये देखते हैं तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि आखिर उसने ये क्या किया। और सी जियोन, जिसकी आंखें पूते से बंद थी, वो बड़े ही कूल तरीके से अपने आप को संभालता है और उस खड़ी सी दीवार पर कमाल के स्टंट दिखाते हुए धीरे धीरे कर घूम कर नीचे आ जाता है। और जिस तरीके से वो नीचे आया था वो काफी ज्यादा इंसेन था और इस तरीके से उसने अपने आप को इन सब झंझटों से बचा लिया था और वो पुलिस से भी बच गया था। इसी वजह से वो लाल बाल वाला लड़का जिसका नाम जिन है, वो परेशान होकर चिल्लाते हुए कहता है कि हे जियोन, क्या तुम अकेले यहाँ से भाग रहे हो? और हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो अकेले यहाँ से भाग रहा है। वो गाड़ी चालू करता है और घूमकर वहाँ से भाग जाता है और साथ ही बताता है कि बस यही चीज है, यानी राइडिंग ही है जिससे मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकता हूँ, यानी अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी से। सी जियोन के घर आ जाने के बाद वो अपने कपड़े झड़ाकर अपनी गाड़ी को पार कर देता है, पर साथ ही वो सोचता है कि जॉन ऑफ आर्क कुछ देरों से ज्यादा ही शांत है, क्या वो सो चुकी होगी? और यही सोचकर वो दरवाजा खोलकर जैसे ही बोलता है कि मैं घर आ गया, पर अचानक ही उसकी नाक में खून की गंध आ जाती है, जिस वजह से वो भी शॉक रह गया था और वो परेशान होते हुए सोचता है कि ये स्मेल आखिर ये किस चीज की है। इसके बाद उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है कि उसके पैर यहाँ पर गीले हो गए थे और उसे समझ में आ रहा था कि ये पानी नहीं है। वो कहता है क्या खून? और इस पूरी की पूरी जगह में आखिर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ सड़ने की गंध आ रही हो। और ये देखकर तो एक चीज मुझे साफ साफ समझ में आ रही है कि कोई है जो कि मेरे घर के अंदर आया था। इसलिए वो साइड में रखी हुई वुडन सूट को उठा लेता है और चिल्लाकर सभी लोगों को आवाज देता है, यानी मॉम, डैड और उसके ब्रदर को। और हमें उसके पीछे एक परछाई दिखाई जाती है जहाँ पर वो घबरा कर चिल्लाया जा रहा था, क्या यहाँ पर कोई है? अगले ही पल वो कांच तोड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो अपनी वुडन सूट को बीच में ले आता है जिससे वो उसकी बाइट से यहाँ पर बच सके। पहले तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो बड़ा सा जानवर हो, पर जब वो देखता है कि ये तो जॉन ऑफ आर्क है, यानी उसी का कुत्ता, जिसकी आंखें पूते से लाल हो चुकी थी और वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो सी जियोन को जमीन पर गिरा देता है और वो लगातार उसको काटने की कोशिश कर रहा था, पर ये देख करके उसके मुंह से खून टपक रहा है। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ सरक जाता है, जिसके बाद घबराते हुए फिर से अपनी तलवार को अपने हाथों में ले लेता है और वो देखता है कि जो उसकी हालत थी वो काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा डरावनी सी लग रही थी। यहाँ तक उसके शरीर से उसकी आंतें भी बाहर आ चुकी थी और इसी वजह से सी जियोन घबराते हुए सोचता है कि सच में ये जॉन ऑफ आर्क है। और अगले पल वो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है, पर सी जियोन अपने डिफेंस के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है और लगातार अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता चला जाता है। बार बार अपने वुडन सूट से उसके ऊपर मारे जा रहा था और सबकी वजह से उसे खुद भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उसे आंसू आ रहे हैं और वो रोते हुए सोचता है कि मुझसे ये मत कहना कि ये सच में वही जॉन ऑफ आर्क है। और जब उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है, पर वहीं पर उसे अपने मम्मी पापा की लाश दिखती है जो कि वहाँ पर खून खुआन पड़ी हुई थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा शॉक रह गया था और इसी वजह से उसे यहाँ पर उल्टी आ जाती है, जिसके बाद वो उठता है और फूट फूट कर रोना चालू कर देता है और वो रोते हुए कहता है कि जॉन ऑफ आर्क और यहाँ तक मॉम और डैड भी, आखिर हमारे घर के अंदर हुआ क्या है? जिसके बाद उसे ऊपर से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। ये सुनने के बाद वो घबरा जाता है और कहता है क्या सेकंड फ्लोर से? क्या इसका मतलब अभी भी कोई है जो कि घर के अंदर जिंदा है? पर वो घबराते हुए अपनी तलवार को देखता है और वो सोचता है कि शायद ये चीज काफी नहीं होगी। बिल्कुल डैड के स्टडी रूम के अंदर एक शॉटगन है, मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो अपने बड़े भाई की लाश को पड़ा हुआ देखता है जो कि शॉटगन लेने के लिए आया था पर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाया और उससे पहले ही वो मारा जा चुका था। इसी वजह से वो रोते हुए देखता है कि उसका भाई भी यहाँ पर मारा जा चुका है। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और सच में एक इंसान के लिए इस तरीके से अपने पूरे परिवार को खो देना एक काफी ज्यादा बड़ा सदमा है, एक काफी ज्यादा इमोशनल सीन है। और अगर सी जियोन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सच में ये सब सोचकर ही काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर वो अपने गुस्से को अपनी हिम्मत बनाता है और उस बंदूक को उठाकर उसके अंदर गोलियों को लोड करने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं उन सभी को मार दूंगा जिसने ये सब किया है। और वो महसूस करता है कि जो बंदूक है अभी भी वो गर्म है, इसका मतलब उस इंसान से लड़ते हुए उसके बड़े भाई ने इस बंदूक का इस्तेमाल किया था, पर जो कल्प्रिट है उसने उससे वो बंदूक नहीं ली। और इसी वजह से सी जियोन घबराया हुआ सा सोचता है, मुझे लगता है कि शायद मैं उसे इस तरीके से नहीं मार पाऊंगा। और उस समय पर ही
मुझे इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए था, पर फिर भी मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि उस समय पर जो रैशनैलिटी थी उसने मेरे सोचने की क्षमता को पूरी तरह से बंद कर दिया था, और उस समय पर इस चीज के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। और जब वो ऊपर की तरफ पहुंचता है तो उसे वहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होती है, और इस चीज को महसूस करते ही वो पसीना पसीना हो चुका था, और वो किसी का पैर देखकर समझ जाता है कि कोई है जो कि उस तरफ आ रहा है। वो घबरा कर अपनी बंदूक को सामने की तरफ करता है, और वहीं पर दीवार पर एक बड़ा सा हाथ रखाता है, और ये देखकर उसकी फट चुकी थी, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा हुआ था उसको देखकर वो पूरे तरह हक्का बक्का रह गया था कि उसके पैरों ने तक यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस थी जो कि किसी भी कॉमन सेंस से पूरी तरह से बाहर थी। और आगे बताया जाता है कि जिंदगी के अंदर ऐसे भी कई सारे समय आते हैं जहाँ पर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, कोई भी फीलिंग नहीं होती, कोई भी इमोशन पॉपअप नहीं होता। ऐसा महसूस होता है जैसे कि दिमाग एक जगह पर पूरी तरह से अटक सा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को इन रियल लाइफ पहली बार देखते हो, या फिर जब तुम कोई लेम सा जोक सुनते हो, या फिर तब जब सूरज ढल रहा हो और उसे देखकर तुम्हें लगे कि सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, और या फिर तुम ऐसी किसी चीज को देखते हो जिसको देखने के बाद दुनिया में किसी और चीज को देखने का मन ही नहीं करता हो, जैसा कि सीजियोन के साथ अभी इस समय पर हो रहा था। वो घबरा कर अपनी बंदूक को उठाता है और झल्ली से उसके ऊपर शूट कर देता है, पर वो वैम्पायर बड़े ही आराम से उससे बचकर बिजली की रफ्तार से उसके ऊपर आकर हमला कर देता है, और वो उसको पकड़कर साइड में दे मारता है कि वो रेलिंग तोड़कर नीचे की तरफ आकर गिरता है और खून में धड़धड़ाते हुए चला जाता है, और इसकी वजह से उसकी बंदूक भी उससे छूट चुकी थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, और जब वो अपने उस हाथ को देखता है जिसके ऊपर उसने हमला किया था, वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा कंधा यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुका हो और उसे यहाँ से भागना चाहिए था। पर वो फिर से अपनी बंदूक को उठाने की कोशिश करता है, और वो वैम्पायर जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था वो धीरे धीरे कर नीचे आ रहा था। सीजियोन सोचता है कि उस समय पर मुझे वहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए था, या फिर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए था जो कि मेरी मदद कर सके। पर उस समय पर जिस सिचुएशन के अंदर सच में मैं वहाँ पर फंसा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि आखिर उस समय पर मुझे क्या करना चाहिए। पर उस समय पर बस एक ही बात थी जो कि मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी कर मुझे इस जीव को यहाँ पर मारना ही होगा। वैम्पायर फिर से उसके ऊपर जंप कर हमला करता है, और वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, और सीजियोन भी देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर जल्दी से ट्रिगर दबा देता है। इसकी वजह से वैम्पायर का कंधा यहाँ पर फट चुका था, पर उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और एक ही बार में सीजियोन के हाथ को काट कर उसे उखाड़कर फेंक देता है। सीजियोन को इस चीज का एहसास होता है कि उसका हाथ यहाँ पर कट चुका है। कुछ देर उसे कुछ नहीं होता, पर जैसे ही दर्द उसके दिमाग तक पहुँचता है वो जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है, बहुत ज्यादा जोर से। उसकी आंखों से आंसू थे कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद वैम्पायर अपने हाथ से उसे यहाँ पर आसमान में उठा लेता है। सीजियोन जो कि रोते हुए बस यही सोच रहा था कि मैं सही तरीके से यहाँ तक अपना बदला तक नहीं ले पाया। मॉम, डैड, ब्रदर, जॉन ऑफ आर्क, प्लीज मुझे माफ कर देना। और अब वो वैम्पायर बस उसे यहाँ पर मारने ही वाला था, पर अचानक उसके हाथ पर एक शॉट लगता है, उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है। सीजियोन अगर जमीन पर गिर गया था, और हमें दिखता है कि वहाँ पर सिल्वी चलते हुए आ रहा था, जो कि कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर एक गलती कर ही दी। वैम्पायर उसकी तरफ देखकर चिल्लाता है, पर सिल्वी अपनी बंदूक उठाकर लगातार उसको कई बार शॉट करता है। इससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, और सीजियोन वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ यही सब देख रहा था कि वो वैम्पायर अब अपने घुटनों के बल आ चुका है, और वो अपने सामने सिल्वी को आता हुआ देखता है। जिसके बाद सिल्वी अपनी तलवार से उसके ऊपर एक क्रॉस दे मारता है, जिससे उसके यहाँ पर 4-5 टुकड़े हो चुके थे, और वो यहाँ पर मारा जाता है। और सिल्वी ये सब करने के बाद काफी ज्यादा कूल लग रहा था, जहाँ पर वो कहता है अगर तुम यहाँ पे जाना चाहते थे तुम चले जाते, पर वहाँ पर तुम्हें शांति से रहना चाहिए था। इस सब के बाद अब उसका शरीर यहाँ पर जलना चालू हो चुका था, और वो वैम्पायर यहाँ पर गायब होने लगता है। और वहीं पर वो सीजियोन को देखता है जिसका खून बहुत सारा बह चुका था, और वो वहाँ पर बेहोश हो रहा था। और सिल्वी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो कि रेडजियस हो। इस धरती पर जितने भी तुम लोग हो वो सभी पापी हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर आजाद कर देना चाहिए। और ये कहकर वो अपनी तलवार को उसके गर्दन के ऊपर रख देता है। सिल्वी यहाँ पर काफी डरावना सा लग रहा था, पर वहीं उसकी नजर सामने की तरफ जाती है कि सीजियोन के हाथ के साथ वहाँ पर उसकी बंदूक पड़ी हुई थी। इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या वो बंदूक तुम्हारी है? पर जीसीआर उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाता, और उसकी आंखें धीरे धीरे कर बंद हो जाती है। ये देखकर सिल्वी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, क्या करा वो इस लड़के का क्या करे। और वो कहता है कि ये काफी अच्छा होता कि मैं इसे यहाँ पर मार देता। जिसके बाद ही शिफ्ट होता है, और अगले सुबह का सीन दिखाते हैं कि खिड़की टूटी हुई थी और उसकी बंदूक उसके हाथ के पास ही पड़ी हुई थी, और वो सोचता है कि उस समय पर मुझे वहाँ पर मर जाना चाहिए था, और मैं बस इस आम सी जिंदगी से यहाँ से निकलना चाहता था। और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर उसे चिल्लाकर कहता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और वो चिल्लाकर अपने लोगों को बताता है कि जल्दी यहाँ पर आओ, हमें एक सर्वाइवर मिला है, जल्दी से किसी को पर्सनली यहाँ पर भेजो। और सीजियोन जिसकी आंखें खुल रही थी वो कहता है कि मॉम, डैड और ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब जो मेरी इच्छा थी वो पूरे से सच हो चुकी है। अब सीन
शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाते हैं कि रिपोर्ट में इस इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि एक पेट डॉग ने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया। पर क्या ये चीज सच है? क्या सच में ये रियलिटी में बस एक बाइट डॉग थी? हमारी प्रोडक्शन टीम ने हमें बताया है कि जो सर्वाइवर वहाँ पर बचा हुआ था इस इंसिडेंट के टाइम पर उसने एक शॉटगन पकड़ी हुई थी, इसलिए हम लोग इस फैक्ट को समझ सकते हैं कि शायद उसने उन लोगों के ऊपर शूट किया हो। फिर हम एक लड़के का इंटरव्यू दिखाते हैं जो कि जीसीओन के बारे में कहता है कि मुझे पता है कि उसका जो बड़ा भाई था वो काफी ज्यादा स्मार्ट था, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो जेलेसी के अंदर ऐसा कुछ भी कर सकता है। फिर उसके दोस्त का इंटरव्यू दिखाते हैं, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी राइडिंग करता था, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का कोई इंसान हो सकता है। पर फिर भी उसको लेकर मुझे हमेशा ही कुछ अजीब सा ही लगता था। और लोग जीसीओन की फोटोज ले रहे थे जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे चेहरे कभी भी एक साथ नहीं देखे थे, और कई सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन उसे घेर कर खड़े हुए थे और लगातार बस उसके ऊपर इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे और फोटोज खींच रहे थे। वो उससे सवाल कर रहे थे कि आखिर तुमने किस वजह से उन लोगों के ऊपर गोली चलाई? क्या तुम सच में इसी तरीके से अपनी फैमिली को मारना चाहते थे? आखिर ऐसा क्या है जो कि तुम यहाँ पर छुपाना चाहते हो? प्लीज कुछ तो कहो। और उनकी इस तरीके से बातें सुन रहा सीजियोन उसे बस उस वैम्पायर की शक्ल याद आती है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक था, और किस तरीके से उसने उसके ऊपर हमला किया था। और यही सोचकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और उसे हर एक इंसान की शक्ल के अंदर बस वही वैम्पायर दिख रहा था, या फिर वैसे ही और भी कई सारे। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि नहीं। और ये कहकर वो उन लोगों से बचकर वहां से भागना चालू कर देता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ भी नहीं पता। मुझे तो खुद सही से याद भी नहीं है कि आखिर मैंने वहाँ पर क्या देखा था, और मैं खुद भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करना चाहता कि जो चीज मैंने वहाँ पर देखी थी वो चीज रियल भी थी या फिर नहीं। क्योंकि जब मैं आखिरकार वहाँ पर उठ गया था तो जो मॉन्स्टर की बॉडी थी वो पहले ही वहाँ पर पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और इसके अलावा मेरा कटा हुआ हाथ फिर से मेरे साथ जुड़ चुका था जैसे कि वो कभी कटा ही ना हो, और सारी चीजें जो कि उस रात हुई थी वो एक काव्य भयानक सपना हो, और मैं सब कुछ भूल गया हूँ। पर क्या मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं वो सब भूल सकता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी फैमिली की बॉडी देखी थी, और वो मॉन्स्टर जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, और इसके अलावा वो इंसान जिसने मेरी जान बचाई, आखिर वो सब क्या था। और इसी वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे घर से बाहर निकलना ही था, और वो एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर दूसरे लोग कभी भी भरोसा नहीं करते। और इसके अलावा मैं उस घर के अंदर अपने आप को लॉक कर भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वो दर्दनाक मेमोरीज मुझे अंदर रहने ही नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अंदर रहूं या फिर भाग जाऊं। वो अपनी गाड़ी निकालता है और हिल्स के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, यानी पूरी सिटी से काफी ज्यादा दूर आकर, जहाँ पर उसे सिटी का एक काफी ज्यादा अच्छा नजारा मिल रहा था। पर तभी उसका ध्यान साइड में खड़े हुए एक इंसान के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था, और वो कहता है कि डेफिनेटली ये तो वही इंसान है, और सिल्वी जो कि उसे ही देख रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से जाना चालू करता है, पर तभी सीजियोन जल्दी से गाड़ी घुमाकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना, तुम तो वही हो, तुम वही हो जिसको मैंने मेरे घर में देखा था, तुम वही हो, मैंने सही कहा ना उस दिन जब वो मॉन्स्टर मेरे घर के अंदर आया था। पर सिल्वी उसे पकड़ते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, तुमने पहले ही सभी लोगों के लिए काफी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं, और मैंने तुमसे कहा था ना कि आधी रात में कभी भी चिल्लाना मत। पर सीजियोन जो कि घबराया हुआ था वो कंफ्यूज कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर वो मॉन्स्टर क्या था। सिल्वी कहता है कि तुम बताओ, क्या तुम्हें क्या लगता है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। वो कहता है कि तुम जरूर एक एक्सोसिस्ट हो। सिल्वी कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा करीब हो, और वो कपकपाते हुए कहता है इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिसको मैंने देखा था, क्या वो एक वैम्पायर था? सिल्वी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही वो ये सुनता है तो वो शॉक रह गया था। वो कहता है क्या? वो कहता है कि अगर चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं तो रुको मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुमने कभी वैम्पायर का खून पिया है? वो कहता है कि उस मॉन्स्टर का थोड़ा बहुत खून था जो कि मेरे ऊपर आया था जब मैंने उसके ऊपर गोली चलाई थी, पर मुझसे ये मत कहना कि मैं इसकी वजह से एक वैम्पायर बन जाऊंगा। पर सिल्वी बताता है कि ये चीज तब पॉसिबल है अगर तुमने उसका खून पिया हो। ये सुनने के बाद सीजियोन परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब इसकी वजह से मेरा हाथ भी? तो वो कहता है कि नहीं, वो मैं था जिसने इसे फिर से जोड़ा था। पर ये सुनकर वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे इस बकवास का मतलब क्या है? वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने वहाँ पर देखा था वो चीज जरा सी सेंस बनाती है? ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और वो थोड़े गुस्से में कहता है क्या बाहर और भी ऐसे कई सारे वैम्पायर्स हैं? सिल्वी कहता है कि बाहर कितने ही हो या फिर ना हो, इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें बस केवल एक ही चीज करनी है कि तुम्हें फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी के अंदर लौटना है। जैसे सीजियोन ये सुनता है तो वो गुस्से में चिल्लाना चालू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये चीज पॉसिबल है? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस लौट जाऊं?
सिल्वी उसकी कॉलर पकड़कर उसे आसमान में उठा देता है। इस वजह से वो परेशान हो रहा था और उसकी डरावनी आंखों के साथ वो उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है जो कि तुम कर सकते हो? तुम बस एक ऐसे इंसान हो जिसकी बस किस्मत खराब थी और कुछ नहीं। तो सीजियन उससे कहता है, अच्छा तो बताओ, तुम ही बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैंने एक मॉन्स्टर को देखा जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, तो आखिर मैं अपनी जिंदगी इन सब चीजों को भुलाकर आगे कैसे जी सकता हूँ? ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ अगर मैं उन्हें मार सकूँ। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने चालू हो चुके थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और सिल्वी जो उसके अंदर देख रहा था और वो शायद समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है और वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो एक कैफे के अंदर आया था जहाँ पर जुन पहले से ही था और वहाँ पर उसके साथ एक लड़की को दिखाते हैं और वो कहती है, तो तुम आ ही गए सिल्वी। और सिल्वी जो कि जी सियोन को अपने साथ लेकर यहाँ पर आया था और वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरीके से सिल्वी मत कहा करो, पर वो तो उसे पूछे से इग्नोर करते हुए कहती कि देखो तो लगता है कि आज तुम यहाँ पर अपने साथ एक गेस्ट लेकर आए हो। और जोंग उसे देखते से ही पहचान लेता है कि तुम तो वही लड़के हो ना जो कि इस इंसिडेंट के अंदर बच गया था। और सिल्वी उससे कहता है कि आखिर उन चीजों का क्या हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो बताता है कि जिस इंसान को हम लोग ढूंढ रहे हैं लगता है कि वो कोरिया छोड़कर जा चुका है। और ये सुनकर वो परेशान होते हुए कहता है कि यानी हम लोग इसलिए उसका पीछा कर रहे थे जिससे हम लोग फिर से उसे खोज सके। पर जोंग उसके पास आकर खुसफुसाते हुए कहता है कि इसके अलावा आखिर तुम इस बच्चे को अपने साथ लेकर क्यों आए हो? इसको देखकर ऐसा लगता है कि डिप्लॉय होने के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर है। जिसके बाद सिल्वी सीजियोन से कहता है कि तुम पहले इस चीज एक्सपीरियंस कर चुके हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि जो मॉन्स्टर से लड़ाई करना होता है वो किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुमने एक पल के लिए भी अपना गार्ड डाउन किया तो वो वैम्पायर तुम्हारे हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो वो पूछता है, तो आखिर ऐसी किसी चीज के खिलाफ हम लोग यहाँ पर कैसे लड़ सकते हैं? वो उसे कैप्सूल दिखाकर बताता है कि हम लोग इसे साइकेडेलिक मून कहते हैं। इंसान को इसे खाना ही पड़ता है अगर वो किसी वैम्पायर के खिलाफ लड़ना चाहता है और इसे खाने के बाद दर्द काफी ज्यादा कम हो जाता है और ये किसी भी नॉर्मल इंसान से सेवरल टाइम ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने की ताकत देता है। पर इस सब के अलावा जितना तुम इसे इस्तेमाल करते हो उतना ही तुम्हारा शरीर टूटता चला जाता है और तुम्हें तब तक इस पावर के ऊपर पूरे से रिलाई करना होता है तब तक इवेंचुअली तुम अकेले मर नहीं जाते। और क्योंकि ये वैम्पायर के खून से बनती है और एक छोटी सी गलती और तुम उन कमीनों में से एक बन जाओगे। और ये सब जानने के बाद भी क्या तुम अभी भी अपने परिवार का बदला लेना चाहते हो? मैं ये चीज तुमसे क्लियरली पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार तुमने इस अंधेरी रात के अंदर कदम रख दिया तो तुम कभी भी अपनी रियलिटी के अंदर वापस नहीं जा पाओगे। वो कहता है, क्या मैं फिर से अपनी रियलिटी के अंदर वापस नहीं जा पाऊंगा? और यही सोचकर वो हिम्मत करता है और सिल्वी के हाथ से उस कैप्सूल को ले लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर यही केस है तो मैं ऐसा करूंगा। पर तभी सिल्वी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर कौन ने कहा कि तुम्हें इसे अभी खाना होगा? और ये देखने के बाद ठहाके लगाने की आवाज आती है और वो लोग साइड में देखते हैं और साइड से एक आदमी आता है जिसके चेहरे पे एक काफी लंबा निशान था। वो कहता है कि ये लड़का तो पूरा सा पागल है। चलो अच्छा है कि इसके अंदर काफी हिम्मत तो है और इसका नाम सोंग डेओक योन है और ये भी एक वैम्पायर हंटर है। और सिल्वी योन से कहता है कि मैं इस लड़के को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ तो इसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना, बस इतना कि ये मर ना जाए। योन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। और वो सीजियोन से कहता है कि बच्चे, तुम्हारा इस पागलपन भरे चांद के नीचे की दुनिया के अंदर स्वागत है। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि मेरे लिए तुरंत ही एक बोट का इंतजाम करो, मुझे मेक्सिको जाना है। ये सुनने के बाद सीजियोन शॉक था। वो कहता है, क्या तुम तुरंत ही फॉरेन कंट्री की तरफ जा रहे हो? और क्या तुम वो नहीं हो जो कि मुझे ट्रेन करेगा? और सिल्वी कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है? और वो योन से कहता है कि तुम जरूर इसे काम का इंसान बना सकते हो, मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वो सीजियोन से कहता है कि मैं तुमसे एक और बार ये चीज कह रहा हूँ कि तुम्हारा इस पागलपन भरे चांद के नीचे की दुनिया के अंदर स्वागत है सीजियोन। और ये कहते हुए वो काफी डरावना लग रहा था। फिर टाइम लैप्स होता है और हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेनिया क्लब के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। एक आदमी उसका गेट खोलता है जिसके अंदर से एक गैंगस्टर जैसा दिख रहा आदमी निकलता है जिसने सोने की एक मोटी चेन पहनी हुई थी और ये सांगडोंग गैंग का वाइस बॉस है। एक लड़का अंदर से भागते हुए आता है और कहता है कि बिग ब्रदर, आखिर आप आ ही गए। यंगो कहता है कि बकवास करना बंद करो। वो कहता है कि मुझसे बड़ा भाई कहना बंद करो, तुम मुझे यहाँ पर एक सीनियर कहा करो, समझ में आया? हम लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हैं जो कि यहाँ पर सही तरीके से बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यंगो आगे कहता है कि सब के अलावा आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ये ब्रदर आई मीन सीनियर काफी ज्यादा बिजी रह रहा है। तो वो कपकपाते हुए कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में ही बताना चाहता था। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाते हैं कि कई सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे और उन सबके सामने
सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और उसने काफी ज्यादा कूल जैकेट पहनी हुई थी, पर टोपी की वजह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है। और यंगो उसको देख कर कहता है कि तुमने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है। तो वो कहता है कि हाँ। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि कमीने, कि तुम सही तरीके से बिजनेस तक नहीं चला सकते। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर, पर साथ ही वो सोचता है कि ये कमीना कि इसने हमारे हाइड आउट को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई फॉरेनर हो, और साथ ही काफी ज्यादा छोटा भी लग रहा है। जिसके बाद यंगो चिल्लाते हुए सीजियोन से कहता है कि तुमने दिन में सपने देखना बंद कर दिया छोटे से कचरे कहीं के। और वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है और अब सीजियोन पहले से काफी ज्यादा अलग लगने लगा है। और यंगो गुस्से में कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कोई भी गुंडा कभी नहीं देखा। इस लिटिल डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताओ आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? हम लोगों को जल्दी हमारे बिजनेस को फिर से ओपन करना है। पर सीजियोन उससे कहता है क्या गुंडा, मैंने डेफिनेटली यहाँ पर पैसे दिए थे, पर वो तुम लोग हो जो कि मेरा सामान मुझे नहीं दे रहे हो, इसी वजह से ही मैंने ये सब किया। यंगो परेशान होते हुए कहता है क्या सामान? वो कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे मिनियन को 5 मिलियन युआन कैश दिए थे और तुम जरूर एक एग्जीक्यूटिव होगे, मैंने सही कहा ना? और ये जरूर पूरी तरह से चोरों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने गलत तो नहीं कहा ना? यंगो ये जानने के बाद अपने भाई से कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, क्या तुम मुझसे यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो? आखिर किस सामान की बात कर रहा है? तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। सीजियोन बताता है कि एक ड्रैगन ओवी और टर्को और साथ ही एक AK-47 भी। यंगो चिल्लाता है कि तुम्हें ये सब चाहिए, वो भी बस केवल 5 मिलियन के अंदर। बच्चे तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम यहाँ क्या कह रहे हो? वो कहता है कि किस चीज के बारे में? सीजियोन कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम चाइनीज और रशियन वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें घूस देते हो। ये सुनकर यंगो काफी शौक से रह गया था और वो आगे कहता है इसी वजह से तुम मार्केट प्राइस से ज्यादा उन लोगों से पैसे लेते हो। पर यंगो यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे एक बच्चे से बात कर ही क्यों रहा हूँ। वो लोगों से कहता है कि जल्दी से पुलिस में इसके बारे में रिपोर्ट कर दो और इसे हैंड ओवर कर दो। पर वो कहते हैं कि सच में तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो? और सीजियोन आगे कहता है अभी तक बॉस केवल नाइफ्स और वेपन्स बेच रही थी, पर अगर मैं इस चीज के बारे में अफवाह उड़ा दूं कि तुम लोगों ने ड्रग्स बेचना भी चालू कर दिया है तो? ये सुनने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? और यंगो चिल्लाकर कहता है कि जाकर इस बच्चे को सही से सबक सिखाओ। जिसके बाद एक बेसबॉल बैट और एक चाकू लेकर उसके सामने आ जाते हैं और सीजियोन जिसके हाथों में पहले से ही खुजली चल रही थी, वो अपनी खुजली को मिटाने के लिए पूरे से तैयार हो रहा था। एक आदमी पहले अपने बेसबॉल बैट को घुमाता है, पर वो नीचे की तरफ झुक जाता है और पीछे से आ रहे आदमी जिसके पास चाकू था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो अपने चाकू को लेकर उसके ऊपर थ्रस्ट अटैक करता है, पर बड़े आराम से वो उसे भी डॉज कर लेता है और एक जोरदार मुक्का सीधे उसके मुंह पर दे मारता है। और इस मुक्के के साथ उसकी नाक और कई सारे दांत एक ही बार में टूट जाते हैं। जिसके बाद पीछे वाला आदमी उसके ऊपर फिर से अपने बेसबॉल बैट से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो फिर से नीचे की तरफ झुककर उससे बच जाता है। पर अगले पल उसकी भी पसलियों में एक जोरदार मुक्का मारकर उसे भी वो निस्ता नाबूद कर देता है। और बस केवल एक पंच के साथ वो आदमी यहाँ पर बेहोश हो गया था। और यंगहो जो कि ये सब देख रहा था, वो कहता है क्या इसने दोनों को एक ही बार में हरा दिया? जिसके बाद सीजियोन आगे बढ़ना चालू करता है और वो यंगहो के सामने आकर खड़ा हो गया था। यंगहो जो कि घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे वो सारे हथियार चाहिए जो कि मैंने तुमसे कहा है, जिनके लिए मैंने पैसे दिए हैं। वो कहता है कि ठीक है, पर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डील नहीं कर सकते। तुम्हें पता है इस चीज के लिए कितना ज्यादा लगता है, और वैसे भी दिन के समय पर ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें लेकर घूमते हैं। कम से कम हम लोगों को उन्हें एक्सचेंज करने के लिए एक जगह तो यहाँ पर डिसाइड करनी होगी और साथ ही समय भी। तो वो कहता है कि ठीक है, कल 8 बजे। और वो एक जगह का नाम बताता है और कहता है कि समय पर वहाँ पर पहुँच जाना। और यंगहो जो कि घबराया हुआ था, वो कहता है कि बिल्कुल। पर वहाँ से उसके जाते ही वो मुंह फुला लेता है और कहता है कि आखिर ये कमीना कहाँ से आया था। तभी उसका छोटा भाई उसके पास आ जाता है और कहता है कि ब्रदर क्या आप ठीक है? पर वो उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे सीनियर बोलो। तो वो कहता है कि हाँ सीनियर। और यंगहो जो कि परेशान हो रहा था, वो कहता है लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, जाओ उन बॉयज को बुला लो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबेंडेंट सी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारी ब्लड बैग्स रखे हुए थे और एक आदमी की आवाज आती है कि सच में आज के समय पर जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मॉन्ग्रेल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं, और ज्यादातर खून जो कि तुम लेकर आते हो उसके अंदर जो वीटी होती है वो 20 से भी कम है। और वीटी असल में वैम्पायर ब्लड की क्वालिटी के बारे में है, जितने ज्यादा नंबर उसके ऊपर रहेंगे वो वैम्पायर उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। योन बताता है कि आज के समय पर जो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं वो सांगडोंग क्लैन के हैं। पर सब के बाद भी किसी हाफ ब्रीड के लिए भी कि जो ये नंबर है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम नहीं है। क्या तुम्हारी मशीन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाकर कोई और डीलर ढूंढो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ये मशीन है वो कोई सस्ता सा खिलौना है? योन जो कि परेशान
परेशान होते हुए कहता है कि मैं तो यार बस कह ही रहा था। सच में यहाँ तक बूढ़े लोगों के साथ कोई मजाक तक नहीं किया जा सकता। पर वो बूढ़ा कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से ये पैसे लो। और इस आदमी का नाम ओल्ड मैन जू है, जो कि कोरिया के अंदर वैम्पायर ब्लड का डीलर है। और ओल्ड मैन जू कहता है कि मैंने जोंग के बारे में सुना था कि उसकी पूरी पूरी फैमिली को एक वैम्पायर ने मार दिया और उसके बाद से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं मिला है। योन कहता है कि अगर तुम उस आदमी का नाम लेकर यहाँ पे बैड लक क्यों फैला रहे हो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो खुशी खुशी यहाँ पर लोगों को मार रहा होगा, पर मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि वो मारा जाए और एक वैम्पायर बन जाए। चलो ओल्ड मैन, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओल्ड मैन जू कहता है कि सच में ये अपने आप से भी ईमानदारी नहीं कर सकता। योन जो कि वहाँ से बाहर आ गया था और वहीं वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए सी जियोन। और वो उसे देखकर समझ जाता है और कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम बाहर गए थे और किसी से लड़कर आ रहे हो। तो वो कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है अगर ऐसा है तो आखिर तुम मुझसे अपनी नजरें क्यों छुपा रहे हो। सी जियोन कहता है कि पर इस सब के अलावा क्या मैं भी तुम्हारे साथ वैम्पायर हंट को चालू कर सकता हूँ। वो कहता है कि नहीं, अभी तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो, तुम छोटे से कमीने, इसलिए इस तरीके के सपने देखना बंद करो और बस केवल अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्किल्ड पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, इसी वजह से तुम्हारे हाथों में लड़ाई के लिए खुजली होती है, पर किसी भी गलत भीड़ के साथ जाकर कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना, वो भी बिना किसी वजह के। सी जियोन कहता है कि यार तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता करते हो, कुछ भी नहीं होगा। पर योन उसे साफ साफ इस चीज के लिए मना कर देता है और सी जियोन कहता है पर अगर किसी इंसान को मारना पूरे से जरूरी हो तो आखिर मुझे क्या करना होगा। योन उसे समझाता है कि अगर ये चीज सच में पूरे से जरूरी हो कि तुम्हें किसी को मारना ही हो तो इस चीज के बारे में दोबारा मत सोचना, पर मुझे ऐसा नहीं पता कि आखिर ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम कभी आ भी कह सकते हो। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम छोटे से कमीने कहीं के, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर योन कहता है कि चलो चलकर जिम करते हैं, काफी टाइम के बाद रिंग के अंदर फिर से पसीना बहाएंगे। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए कहता है कि क्या, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंडरग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वैन के सामने कई सारे लोग खड़े हुए थे। अंदर बैठे हुए दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कहता है कि सच में कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि एक बच्चे को पकड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़े, तो दूसरा कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए? भले ही हम लोग वैम्पायर्स बन चुके हैं, इस सब के बाद भी बिग ब्रदर के लिए हमारी लॉयल्टी जरूरी है। दूसरा कहता है कि लॉयल्टी भाड़ में जाए, क्या तुम्हें एक साल पहले की वो चीजें याद नहीं है जब हमारे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जब वो जोक्यो क्लैन के अंदर जा रहे थे? उस चीज का ब्लेम हम लोगों के ऊपर डाल दिया गया था क्योंकि हम लोग वैम्पायर्स थे, क्या तुम्हें याद नहीं? और आज बस एक छोटे से लड़के की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और तभी खिड़की से एक बड़ी सी चीज आती है और ये देखकर वो उसका सिर बचाते हुए उसे रोक लेता है, पर अगले पल अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें बाहर दिखता है कि सी जॉन ने वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया था और वही था जिसने ये उनके ऊपर हमला भी किया था। अब वो दोनों वैम्पायर बाहर आते हुए कहते हैं कि वाओ, सच में तुमने यहाँ पर बाहर जितने भी लोग थे उन सभी का काम तमाम कर दिया। उन्हें वैम्पायर बने हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, पर फिर भी वो लोग काफी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स थे। तो बताओ कि तुमने मर्जी किए छोटे से ब्लड बैग? और ये कहते हुए उनकी आंखें काफी डरावनी लग रही हैं। पर अब बताओ आखिर हम लोग क्या करें? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वो गुड्स मैं तुम्हें दे पाऊंगा जिसके बारे में तुमने कहा था। पर सीजियन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैम्पायर ये सुनकर कहता है क्या? वो कहता है कि आखिर मैं इस चीज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ कि कुछ गुंडों के बीच में ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर अगर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे फैंक्स को बेच दूं तो मुझे लगता है कि मैं सच में इससे काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकता हूँ। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब योंग उससे कहता है कि वो वैम्पायर जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा था वो जरूर सांगडोंग क्लैन से रिलेटेड था। ये सुनकर वो कहता है क्या सांगडोंग क्लैन? इसका मतलब तुम मुझे ये कह रहे हो कि उस क्लैन के अंदर वैम्पायर भी मिले हुए हैं? और ये कहते हुए वो योन के साथ स्पा कर रहा था। यहाँ पर वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, पर जब योन उसके ऊपर फिर से हमला करता है तो वो नीचे की तरफ झुककर उसकी पसलियों के ऊपर घुमाकर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और ये हिट काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसको सहने के बाद योन कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, जिसके बाद वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि अगर सिल्वेस्टर को मॉनिकर ऑफ द ट्रू डीमन क्यों कहा जाता है? पर वो कहता है कि अगर अचानक ही तुम ये सब बातें क्यों निकाल रहे हो? पर योन उसे बताता है क्योंकि उसने ट्रू वैम्पायर जोक्यो को मारा था। सीजियन थोड़ा कंफ्यूज कहता है क्या ट्रू वैम्पायर जोक्यो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने कई सारे एक्सप्लेनेशन है जिसे यहाँ पे स्किप कर दिया है? और ये कहकर वो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करना चालू कर देता है और योन उसे बताता है कि जो ट्रू डीमन था वो एक काफी ज्यादा पावरफुल वैम्पायर था जिसका वीटी टिपिकली सेवरल 10 of 100,000 से भी ज्यादा था और वीटी
ह्यूमिडिटी की वजह से जो सनलाइट उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती थी उससे पहले ही वो उसे रीजनरेट कर लेता था। इसी वजह से वो दिन में भी धूप में निकल पाता था। और जितने भी ट्रू डीमंस थे, जोकियो की जो पार्टी थी, जोकियो उन सबका हेड था। और देखा जाए तो वो वैम्पायर्स में सबसे ज्यादा फेमस क्लैन भी थी। और ये बताते हुए जब जॉन लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था तभी वो एक जोरदार अपने किक घुमाता है जिसे जॉन रोकने की कोशिश करता है, पर उसका प्रेशर ही काफी ज्यादा था और इसी वजह से वो जाकर नेट से टकराता है और काफी ज्यादा थक जाता है। और इयोन आगे बताता है और जोकियो जिसको सिल्वेस्टर ने मार दिया था उसकी जो पार्टी थी वो काफी तेजी से तबाह होना चालू हो गई। और सीजियोन कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जोकियो पार्टी के जितने भी रिसेंटमेंट थे वो अभी सांगडोंग क्लैन के साथ अपनी करंट फोर्सेस को ज्वाइन कर चुके हैं। वो उसे हाथ देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिससे वो लोग जोकियो के ट्रैक्स को यहाँ पर ढूंढ सके। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, कहता है क्या ट्रैक्स? वो बताता है कि उन्होंने कई सारी कोशिश करी है कि वो जोकियो की पावर को फिर से रिक्लेम कर सके, जिससे वो अपनी पास्ट रेपुटेशन को फिर से यहाँ पर बढ़ा सके। और जॉन जैसे हाथ देकर उसने यहाँ पर उठाया था, ये देखकर वो कंफ्यूज रह जाता है क्योंकि वो उसकी टी शर्ट पकड़ता है और जोर से घुमाकर जमीन में पटक देता है। और वो आगे कहता है कि भले ही जोकियो की जो पार्टी थी उसकी रेपुटेशन बिल्कुल वैसी नहीं जैसे कि पहले हुआ करती थी, पर उसके जो सेकंड इन कमांड्स हैं अभी भी वो तो जिंदा ही है ना, इसलिए अपने लिमिट्स को इस तरीके से क्रॉस करने की कोशिश मत करो सीजियोन। अगर एक बार तुम टारगेट बन गए, हर समय तुम्हें ऐसा ही लगेगा जैसे कि तुम एक नर्क के अंदर हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस वैम्पायर को दिखाते हैं जो कि जॉन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, पर सीजियोन बड़े ही आराम से उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है और अपनी बाइक को उसके आसपास गोल गोल घुमाना चालू कर देता है। दूसरा वैम्पायर जो कि उसके साथ आया हुआ था वो टिका हुआ कहता है कि तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए। तो पहला वैम्पायर कहता है कि मैं खुद इसे यहाँ पर संभाल लूंगा, तुम वहाँ पर खड़े रहो। ये सुनकर कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर करोगे। तो वो काफी गुस्से में घूर कर उसकी तरफ अपनी लाल आंखों के साथ कहता है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़े रहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और जैसे उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो सीजियोन उसके ऊपर हमला करने के लिए पीछे से आ गया था, पर सही समय पर वो अपने हाथ को बीच में लेकर आ जाता है, वरना तो उसका गला एक ही बार में कट चुका होता। जिसके बाद सीजियोन अपनी बाइक को घुमाता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है और जो उसकी तलवार थी अब उसके ऊपर उसका खून लग चुका था। और वो वैम्पायर उससे कहता है कि तुम फिर से सेम पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? और ये कहकर अब वो भी सीजियोन की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था, जहाँ पर वो अपने फैंक्स को खोलकर उसके ऊपर हमला करता है। सीजियोन इस चीज को देख लेता है और जैसे ही वो हमला करता है तो वो अपनी बाइक को घुमाकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर उस वैम्पायर की नजरें अभी भी जॉन के ऊपर ही लगी हुई थी और अगले पल वो उसके ऊपर हमला करता, पर तभी वो कूदकर अपनी बाइक को छोड़कर नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उस वैम्पायर से कहता है कि मैं पहले ही इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर वो अपनी तलवार को भी घुमा पाता उससे पहले वो अपनी तेज एजिलिटी के साथ उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर सीजियोन का हाथ पूरी तरह से घायल हो चुका था। पर इस सब के बाद भी वो काफी डरावना लग रहा था और जब वो अपनी तलवार से उसके गले के ऊपर हमला करता है तो इसकी वजह से उसकी तलवार के यहाँ पर दो टुकड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि शिट, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये तो ज्यादा आसानी से यहाँ पर टूट जाएगी, ये तो स्टेनलेस थी। और वो वैम्पायर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये काफी आसान है, पर तभी वो अपनी तलवार को उसके मुंह से डालकर उसके सिर से बाहर निकाल देता है और इस तरीके से उसने इस वैम्पायर को यहाँ पर मार दिया था। और जैसे ही वो अपने घुटनों के बल आ जाता है तो वो अपने साथी को चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी आकर मदद करो, पर वो तो अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं दूर रहूं, क्या तुम्हें याद नहीं है? और सीजियोन ये देखकर कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल, वैसे भी मैंने 5 मिलियन युआन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाले हैं। जिसके बाद वो अपने मुक्के को तैयार करता है जिसके ऊपर एक शॉटगन लगी हुई थी और वो कहता है कम से कम मुझे इतना तो चाहिए जिससे मैं हर एक चीज को इवन कर सकूं। और वो वैम्पायर जो कि ये सब देखकर डर रहा था और सीजियोन जो कि उसके ऊपर हमला करता है वो कहता है कि तुम इस चीज के लिए एग्री नहीं करते और वो अपने मुक्के के साथ उसके सिर को एक बड़े से धमाके के साथ यहाँ पर फोड़ देता है। और सच में ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस था। ये देखने के बाद जो उसका साथी था वो तक शॉक रह गया था कि सीजियोन ने किस तरीके से उसके साथी का यहाँ पर सिर फोड़कर उसे मार दिया है। और सीजियोन ये देखकर सच में काफी खुश हो रहा था और तभी उसका साथी जो कि पीछे था वो कहता है कि सच में वो ग्लव बच्चे जो कि तुम्हारे पास है क्या वो 21 सेंचुरी का है? ये सुनकर वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है और वो वैम्पायर हंसते हुए कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुमने पहले झूठ कहा था, तुमने पहले हम लोगों को एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, क्यों मैंने सही कहा ना, पर आखिर तुमने ये सब क्यों किया? सीजियोन बोलता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आखिर मैं किस चीज के पीछे हूँ? अच्छा सुनो, तो वो है तुम्हारा सर। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है तो अपना मुंह बंद करो और जल्दी से ये मुझे आकर दे दो। वो वैम्पायर हंसते हुए कहता है कि मैं पूरे से पक्का हूँ कि जो तुम्हारा ब्लड टाइप है वो जरूर ए बी होगा, पर मैं पहले ही तुम्हारे स्टाइल को पूरे से एनालिसिस कर चुका हूँ और इसके अलावा तुम्हारी तलवार भी पहले ही टूट चुकी है और तुम्हारे ग्लव के बारे में मुझे पहले से ही पता
जाता है, पर वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। उससे पहले सीजियोन अपनी तलवार का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे डॉज कर पाता है और गुस्से में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम सच में इतने ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो मरने के लिए। पर वहीं वो सीजियोन को देखता है कि उसके पास एक बंदूक थी। ये देखकर वो कंफ्यूज था और अगले ही पल वो एक गोली चलाता है और उसके सिर के अंदर एक छेद कर देता है। और इस तरीके से उसने बड़े ही आराम से दूसरे वैम्पायर का भी शिकार कर उसे यहाँ पर मार दिया था। और जैसे वो नीचे गिरता है तो सीजियोन कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। और ये कहते हुए वो काफी डरावना लग रहा था। जिसके बाद वो एक सिरिंज की मदद से वैम्पायर के उस ब्लड को उससे कलेक्ट कर लेता है। पर तभी वो देखता है कि उसका शरीर यहाँ पर जलना चालू हो चुका था। इस चीज से बचने के लिए वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, लगता नहीं है कि मेरे पास कोई और चॉइस है। और लेकर वो उस खून को जल्दी से अपने शरीर के अंदर इंसर्ट कर लेता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दर्द होना चालू हो चुका था। पर थोड़ी देर बाद जब सारी चीजें शांत हो जाती हैं तो जो उसका घाव था वो पूरे से हील हो जाता है। और वहाँ पर जितने वैम्पायर थे उन सभी की लाश पूरी तरह से उड़कर गायब हो चुकी थी। जिसके बाद जब सीजियोन उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलता है पर तभी उसे योन की आवाज आती है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। क्या तुम्हें पहले से काफी अच्छा लग रहा है जब तुम अपने सिस्टम से थोड़े से बाहर निकल गए हो। पर वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर ट्रैक डाउन कैसे किया। वो बताता है कि इस चीज को GPS कहते हैं। पर वो कहता है कि आजकल तुम क्या वो ज्यादा नहीं करते। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बताता है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम उस पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही राइड करते हो, उन दिनों से अलग जैसा कि तुम पहले किया करते थे। पहले तुम इसे इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे कि ये तुम्हारे लिए कोई खजाना हो। तो ये सुनकर सीजियोन को न जाने क्यों काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर राइड करते हुए कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो। और एक्सीलरेटर देकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। योन जो कि ये सब देख रहा था वो एक लंबी सी सांस लेता है कि आखिर मैं इस बच्चे का क्या करूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरी जगह पर जाने के बाद हमें पता चलता है वहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे से पिट कर आ गए। यहाँ तक हम लोगों ने 6 लोगों को भेजा था, उसके बाद भी। योंगो जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था वो कहता है कि प्लीज मुझे चीज के लिए माफ कर दो। पर वो लोगों से कहता है कि फिर भी तुम लोगों ने अच्छा काम किया, सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि जो चीज तुम लोगों ने पता लगाई है वो काफी काम की है। आखिर ऐसा कौन सोच सकता था कि वो लड़का एक वैम्पायर हंटर निकलेगा। सच में ये चीज अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत बन चुकी है। उस समय पर अपनी आंखें बंद करने में कोई दिक्कत नहीं थी जब ये वैम्पायर हंटर्स हफ्ते में हम लोगों में से किसी 1 या 2 को मार दिया करते थे। पर इस समय पर हमारी सांगडोंग क्लैन पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई है और ये सांगडोंग क्लैन का बॉस है सांगडोंग। यांगहो उससे पूछता है कि हम लोगों को जो क्यों क्लैन के पास जाना चाहिए। ये सुनते ही वो अपनी स्टिक को जोर से उसके साथी के मुंह पर दे मारता है और चिल्लाकर कहता है जाओ जाकर इस चीज के बारे में सभी लोगों को बता दो कि हम लोगों ने पूरी तरह से गलती कर दी है। यांगहो काफी ज्यादा घबरा गया था और उसका वो आदमी पूरी तरह से खून खुआन होकर जमीन पर गिर जाता है। और सांगडोंग आगे कहता है कि तुमने कहा कि वो बच्चा एक मोटरसाइकिल चलाता है, मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि हम लोग भी इस चीज के लिए पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। सांगडोंग कहता है कि जाकर लोगों को कुछ पैसे दो जिससे हम लोग इस चीज के बारे में पता लगा सके और उसे ढूंढो और किसी भी कीमत पर उसे मार दो। ये सुनकर यांगहो कहता है क्या। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मुझे उस कमीने का सिर चाहिए, क्या तुम्हें समझ में आ गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चौराहे पर एक शॉप का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से योन बाहर निकल कर आता है और वो सीजियोन से कहता है कि ये पकड़ो और वो उसे एक ड्रिंक देता है। और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जो सांगडोंग क्लैन है वो जोक्यो क्लैन के साथ रिलेटेड है। वो कहता है कि हाँ, तो वो पूछता है अगर ऐसा है तो अगर तुम उन्हें क्यों छोड़ देते हो, क्या तुम उस ऑर्गेनाइजेशन की क्राइम से डर लगता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सीजियोन गुस्से में बोलता है तो आखिर फिर क्या वजह है, क्या इस वजह से क्योंकि तुम उससे पैसे नहीं बना पा रहे। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पता है। और ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि वो कमीने बस केवल मरना ही डिजर्व करते हैं, भले इस चीज से पैसे बने या फिर नहीं। क्या जो ये पूरे वैम्पायर की काइंड है वो किसी इन्फेक्शन की तरह नहीं है, ये बस केवल तब तक ही फैलेगी जब तक हम इन्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक छोटे से पौधे को काटना ज्यादा आसान होगा इससे कि वो एक बड़ा और विशाल पेड़ बन जाए। और या फिर तुम्हें इसलिए चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक तुमने अपने किसी भी कोई खास को नहीं खोया है। योन ये सुनकर कहता है कि अच्छा, यानी अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम एक जज हो जो कि इस चीज को डिसाइड करेगा कि आखिर यहाँ पर कौन को मरना चाहिए या फिर कौन को नहीं। बच्चे, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। मैं किसी भी आइडियोलॉजी के लिए किसी छोटे से मच्छर तक को नहीं मारता जब तक उसे मारने से मुझे कोई प्रॉफिट ना हो। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? और क्या तुमने अपने आप को वैम्पायर ब्लड के साथ इंजेक्ट किया है? और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें पहले इस चीज के बारे में बताया था कि जो जोक्यो फैमिली का वैम्पायर ब्लड है वो म्यूटेट कर सकता है। और इसलिए वो हंसते हुए आगे कहता है कि डैम इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की किसी ट्रू डीमन हंटर से इस तरीके से डील करूंगा। चलो अब अपनी सारी चीजें जल्दी से पैक करो और आज ही तुम्हें निकलना होगा। मैं बिल्कुल भी जोक्यो क्लैन के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बस केवल
तुम्हारी वजह से। ये सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहता है कि ठीक है। सीजियोन कहता है कि ठीक है, और वो कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम ये चीज सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा था अभी भी वो खुश रहकर बाहर घूम रहा है, तो सच में किसी का भी खून पूरी तरह खोलेगा और दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए ओल्ड मैन जो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जुंगियो के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो सीजियोन को रोक लेता है और वो उसे बताता है कि मुझे कुछ नए चाकू मिले हैं और साथ ही कुछ बुलेट्स भी। ये केवल 500 राउंड के अराउंड ही हैं, पर मुझे लगता है कि उससे पहले ही तुम मर जाओगे जब तक तुम सभी को इस्तेमाल कर पाओ। पर सबके बाद भी थोड़े से सावधान रहना, क्योंकि ये सभी हंग्रियन ने बनाई है और जो इसकी स्टोरेज है वो पहले एक्सपायर्ड हो चुकी है, और अगर तुम थोड़े बहुत भी अलग होते हो तो ये बंदूक तुम्हें यहाँ पर फोड़ देगी। पर वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि पर सबके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर योन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि कभी भी एक वैम्पायर मत बन जाना, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा हो गया तो मैं बिना दया दिखाए तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी नरमी इसलिए नहीं बरतूंगा क्योंकि मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनने के बाद सीजियोन परेशान हो जाता है और वो सारे वेपन्स लेकर वहाँ से निकल जाता है, और हमें उसकी आंखों में आंसू दिखाते हैं और बताते हैं कि जो आज की चांदनी रात थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्रिज के नीचे दिखाते हैं कि कई सारे लोग खड़े हुए थे। यंगहो उन लोगों को अपने बारे में बताता है कि वो सांगडोंग क्लैन से आया है, और सीजियोन के वो दोस्त जो कि एक समय पर उसके साथ बाइक राइड किया करते थे, वो लोग कहते हैं तो यंगहो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या अगर तुम लोगों का लीडर कौन है? तो वो लाल वाला लड़का आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वो मैं हूँ, पर मेरा तुम्हारे जैसे किसी बूढ़े इंसान से कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। पर जब वो इशारा करता है तो उसके दोनों लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, और वो परेशान होते हुए कहता है कि मैं तो तुम लोगों से यहाँ पर अच्छी तरीके से बात करने के लिए आया था, पर न जाने क्यों आजकल के ये जवान लड़के कुछ जरूरत से ज्यादा ही रूड होते जा रहे हैं। और वो दोनों ही लोग वैम्पायर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाते हैं। उनकी ये लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी, जिसकी अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि उन्हें उस लाल वाले लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट कर उसे अपने घुटनों के बल ला दिया था। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो ये देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी, और जो उसके बाकी दोस्त थे वो सब भी इसकी वजह से शौक थे। यंगहो कहता है कि हे उसको इतना ज्यादा भी मत पीटो, उसे अभी हैंडल बार भी यहाँ पे पकड़ना है। उन्होंने कहा है कि वो एक बाइकर है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वो लड़का खून खांसते हुए कहता है कि ठीक है मैं करूंगा, मैंने कहा ना कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। यंगहो ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए अपने आदमी से कहता है कि वो लेकर आओ। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि पैसे का बैग, मेरे मतलब पैसे का बैग लेकर आओ ट्रक में से बेवकूफ, और उसके साथ ही भागते हुए जल्दी से पैसे का बैग लेकर आता है। जिसके बाद वो उस लाल वाले लड़के के पास आ जाता है और कहता है कि ये एक एडवांस पेमेंट है, उसे एक न्यू बाइक के साथ यहाँ पर लोर करो या फिर जो चाहो वो तुम कर सकते हो, मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उस लाल वाले लड़के को मेरे पास लेकर आओगे, समझ में आ गया? और ये कहकर वो अपने साथी को इशारा करता है और बोलता है कि ये एक छोटी सी वार्निंग है, और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी गर्दन पर मारने ही वाला था। लाल वाला लड़का ये देखकर घबरा गया था, पर तभी उसका साथी उसे कहता है कि हे गर्दन नहीं, और वो मुस्कुराकर आगे बोलता है कि हमारे शुरू करने से पहले ये यहाँ पर नहीं मर सकता। और ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर वो यहाँ क्या कह रहा है, और अगले पल हमें उसके जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस वैम्पायर ने उसके हाथ पर यहाँ पर काट लिया था। और वो कहता है कि अब काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है और ये पहले से ही काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ था, और देखो ये तो और भी ज्यादा बदतर हो चुका है। पर क्या सच में विश क्रॉस और जो गार्लिक होती है वो इनके ऊपर काम करती है? सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कैफे का सीन दिखाते हैं कि जैसे दरवाजा खुलता है तो वो लड़की कहती है कि माफ करना पर आज हमारी दुकान बंद है, पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो सीजियोन था। वो कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया, लगभग 4 महीने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कहती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और साथ ही काफी लंबे भी। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ हार्मोन्स के शॉट्स दिए गए थे। वो कहती है तो बताओ अब अकेले रहने में तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, यानी तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता चल गया। वो कहती है कि योन ने तुम्हें बस इसीलिए पाला था क्योंकि उसे इस चीज के पैसे मिले थे, और क्योंकि मैं कोरिया के अंदर सिल्वी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे हर बार यहाँ पर रिपोर्ट आकर मिलती है। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आखिर तुम इसी वजह से यहाँ पर आए हो, तो बताओ आखिर क्या चल रहा है? सीजियोन बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा टूल है जिससे वैम्पायर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। वो कहती है कि हाँ, मैं इसे ब्लड स्टोन पेंडुलम कहती हूँ, पर इससे भी वैम्पायर्स को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि ये बस पास के वैम्पायर्स को ढूंढ पाता है, और जो इसकी मैक्सिमम डिटेंशन की रेंज है वो भी बस केवल 20 मीटर की है। सीजियोन कहता है कि ठीक है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि सच में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकना चाहूंगी, पर क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने फंड्स को अच्छी तरीके से यहाँ पर खर्च करो? इसके अलावा मेरे पास एक क्रॉसबो है जिसके अंदर सिल्वर की निप्स है, अगर तुम चाहो तो वो ले सकते हो। पर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास पहले से ही वेपन्स हैं, पर वेपन्स इस चीज की ट्रस्टेड सेंस नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे कहती है ऐसा लगता नहीं है कि ओल्ड मैन जुन ने अभी तक तुम्हारे लिए साइकेडेलिक दरवाजे खोले हैं। वो भी मुंह बनाते हुए कहता है कि वो कहते हैं कि मैं अभी काफी ज्यादा छोटा हूँ, इसी वजह से वो
वो मेरे साथ ट्रेड तक नहीं करते। ये सुनकर वो कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी वैम्पायर डीलर नहीं है जो कि ओल्ड मैन जू से ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो। वो कहता है कि हाँ, इसी वजह से तो वो बस केवल अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चिपके हुए हैं। वो लड़की कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो कुछ चेक करने लगती है। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहती है मेरे पास ज्यादा नहीं, बस केवल VT-30 लेवल की स्टफ्स हैं, पर आखिर में मुझे ये चीज मिली। और सीजियोन ये देखकर शॉक रह गया था और वो उसे देते हुए कहती है कि ये चीज हम दोनों के बीच में रहेगी। सीजियोन खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर वो अपना हाथ खींच लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। जिसके बाद सीजियोन को हम एक सनसेट देखता हुआ दिखाते हैं कि वो अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो खड़ा होकर सिल्वी को ही याद कर रहा था। और वो पल याद करता है जब उसने कहा था कि इस तरीके से चिल्लाना बंद करो, बस तुम्हारी किस्मत खराब थी और कुछ नहीं। जिसके बाद उसका वो डरावना सा सीन जहाँ पर उसने जी सियोन का इस दुनिया के अंदर स्वागत किया था। वो सोचता है कि चीज को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब यहाँ तक मैं कोरिया के अंदर भी आ चुका हूँ। पर तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और उसे कोई आवाज दे रहा था और वो देखता है कि वो तो लाल बालों वाला लड़का और उसके बाकी सभी साथी थे। वो कहता है कि वाओ, ये तो सच में तुम हो। मुझे तो चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। सच में तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो चुका है। तुम तो पहले से पूरी तरह से बदल चुके हो कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। 1 साल हो चुका है, मैंने सही कहा ना। और आखिर तुम्हारे बालों के साथ ये सब क्या हुआ? और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि सच में तुम तो पहले से लंबे भी हो चुके हो। सीजियोन, तुम्हें याद है ना कि आखिर मैं कौन हूँ? पर वो उसको देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर वो मुंह बना लेती है, पर उसका दोस्त हंसते हुए कहता है तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही रूड हो जैसे कि पहले हुआ करते थे। एक ऐसा लड़का जिसका खून अभी तक सूख कर जमा नहीं है। जितना मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ उतना ज्यादा मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत आई है कमीने। पर जैसे जी सियोन तंग कर उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो लोग घबरा से गए थे और वही उसके गले के अंदर वो पेंडुलम यहाँ पर चमकना चालू हो जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या वैम्पायर इस सूरज की रोशनी के अंदर? पर एक वैम्पायर जो कि सूरज की रोशनी के अंदर प्रॉपरली यहाँ पर घूम सकता हो और उसकी पावर्स भी यहाँ पर बिल्कुल भी खराब ना हो, वो तो बस केवल एक ट्रू डीमन ही हो सकता है जो कि वैम्पायर का रूलर होता है। और उसका ध्यान उसके दोस्त के कपड़ों के ऊपर भी जाता है कि उसके ऊपर खून के निशान बने हुए थे और वो सोचता है कि जरूर इसे वैम्पायर ने काटा है। पर एक बाइट हमेशा ही एक म्यूटेशन को कॉज नहीं करती। पर अगर नेकलेस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब तो यही है कि ये एक वैम्पायर बनने लगा है। और वो कहता है कि संगडाउन क्लैन जरूर उन लोगों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ये सुनकर वो कहता है कि सच में तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा शार्प हैं। तुमने तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने से बचा लिया। वो पूछता है कि आखिर तुम लोगों को कितने पैसे दिए हैं? वो कहता है कि बस लोकेशन बताने के लिए 2 मिलियन और अगर हम लोग पकड़ कर लेकर जाते हैं तो 8 मिलियन। और शुरुआत में ही मुझे एक चीज तुम्हें क्लियर कर लेने दो, हम लोग इससे कम में जरा सा भी सेटल नहीं करने वाले। जिसियोन जिसे गुस्सा आ रहा था वो सोचता है कि मैं चाहूँ तो इसे तुरंत यहाँ पर मार सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर कई सारी आंखें हैं जो कि यहाँ पर ये सब देख रही हैं। इसलिए वो बोलता है कि 8 मिलियन सच में बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सच में तुम लोग तो काफी ज्यादा घटिया गरीब हो। पर ये सुनते थे वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारना चालू करने वाला था, पर तभी वो उसे रोकते हुए कहता है कि अगर सच में तुम्हारे अंदर अपनी प्राइड है एज अ बाइकर तो जो ये लड़ाई है वो भी किसी बाइकर की तरह करो, न कि किसी स्ट्रीट के गुंडे की तरह। ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज रह गया था। जिसकी अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि कई सारी गाड़ियां वहाँ पर खड़ी हुई थी और अब वो दोनों यहाँ पर रेस लगाने वाले थे और वो लड़का उन्हें बता देता है कि उन लोगों को किस तरीके से घूमकर एक चक्कर लगाकर यहाँ पर वापस आना होगा। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया कि तुम्हारे साथ इस तरीके से मैंने राइड किया हो। अगर उस समय पर तुमने अच्छी तरीके से बिहेव किया होता और थोड़े से और जेंटलर होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे होते। पर जिसियोन उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें यहाँ पर जलना चालू हो चुकी हैं। ये सुनकर वो कहता है क्या? पर तभी वो रेस चालू करता है और कहता है कि थोड़ी देर में ये चीजें यहाँ पर चालू हो जाएंगी। तो वो लाल बालों वाला कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। इसके बाद वो सोडा की कैन को लेकर जमीन पर फेंकता है और वो दोनों ही अपनी रेस चालू कर देते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं।